कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था कि ख्याति का आशय क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। आप अच्छे से देखें, रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही वीडियो देता हूँ, वो भी 5-10 मिनट का, तो इतना टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा यार। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं ख्याति के प्रकार की। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि मतलब कितने टाइप की ख्याति होती है। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है, एग्जाम में आप जब थ्योरी लिखें तो उसमें अपने को ख्याति के सिर्फ 2 ही टॉपिक के बारे में बात करनी। तो ये अब आज हम समझेंगे कि ख्याति के प्रकार में क्या क्या आता है, उनका डिस्कशन सारा देखेंगे। तो ख्याति के प्रकार की जब बात करें तो ख्याति 2 प्रकार की होती है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा साफ सुथरा। एक है खरीदी गई ख्याति, एक है स्वनिर्मित ख्याति। नाम से ही समझ में आना चाहिए, खरीदी गई मतलब जैसे जो हमने नहीं बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई किसी और ने, हमने उसको पैसे देकर या कोई और सामान देकर उससे उसका नाम खरीद लिया। तो जब हम किसी से उसका नाम खरीद लेते हैं तो उसको खरीदी गई ख्याति बोलते हैं। बहुत साधारण। स्वनिर्मित, स्वनिर्मित अपने आप बनाई, हमने बनाई है, मतलब हमने किसी से खरीदा वरीदा नहीं है। हमने मेहनत कर कर, कठिन परिश्रम कर कर, अच्छा व्यवहार कर कर, अच्छी गुणवत्ता बनाकर फिर हमने ये ख्याति बनाई है कई वर्षों में। तो ये स्वनिर्मित, अपने आप बनाई गई ख्याति एक स्वनिर्मित ख्याति, और किसी और की नाम खरीद लेना खरीदी गई ख्याति। कुल मिलाकर ख्याति का मतलब नाम ही होता है, कितना अच्छा नाम है आपका। तो ये 2 प्रकार हैं अपने पास में ख्याति के। ऐसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया है ऐसा बनाइए, कैसा ही बनाइए, लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जितना अच्छा करेंगे आप, उतना ही आपके मार्क्स पर आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। हमें पहला टॉपिक डिस्कस करना है खरीदी गई ख्याति के बारे में। मैंने 1 मिनट पहले ही तो आपको बताया, और मैं क्या बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो अगर आप खुद भी थोड़ा सोचोगे तो आप सभी इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो। ऑनलाइन हर कोई नहीं पढ़ सकता। जो थोड़ा इंटेलिजेंट किस्म का बच्चा होगा वही पढ़ पाएगा, वही क्रॉस क्वेश्चन करेगा। तो आप में से कई लोग क्रॉस कर रहे हैं क्वेश्चन, मतलब अच्छे बच्चे हैं। खरीदी गई ख्याति, ख्याति का मतलब क्या बताया मैंने आपको, नाम। आपका अच्छा नाम क्या होता है, ख्याति। आपको लाभ का कमाने में सहायता प्रदान करता है। अब खरीदी गई ख्याति का मतलब ये है कि किसी और के बिजनेस को जब हम खरीद लेते हैं तो वो बिजनेस तो हमारे पास आ ही जाता है, लेकिन साथ में उसका नाम भी हमारे पास आ जाता है। बस ऐसी ख्याति को हम क्या बोलते हैं, खरीदी गई ख्याति। क्लियर है। जैसे मैंने 2 मिनट पहले, अगर तुम लोगों ने वो लास्ट वाला लेक्चर देखा हो, तो मैंने वहां पर आप लोगों को बताया था कि एक 10 लाख रुपए का बिजनेस है, और उस 10 लाख रुपए के बिजनेस को मैंने 40 लाख रुपए में बेचा। तो मैं सामने वाले से कितने पैसे ज़्यादा ले रहा हूँ वो हम समझ चुके थे। हम सामने वाले से टोटल मिलाकर 30 लाख रुपए ज़्यादा ले रहे थे। वो तो हम बेचने की बात कर रहे थे। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है भाई, खरीदी हुई ख्याति की बात कर रहे हैं। तो मैं एक बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, जिस बिजनेस में प्रॉपर्टी तो कितने की लगी, 10 लाख की, लेकिन वो बिजनेस मुझे, पूरा बिजनेस कितने में बेचने के लिए तैयार है सामने वाला, 40 लाख में। कि भैया वो बोल रहा है कि वो अपना बिजनेस 40 लाख से कम में नहीं बेचेगा, और मुझे उसका बिजनेस पसंद है, तो मैं 40 लाख रुपए देकर उसका बिजनेस खरीद लेता हूँ। तो 40 लाख रुपए अगर मैंने उसे दिए हैं, तो 10 लाख तो मैं उसको उसकी संपत्ति के ही दे रहा हूँ। ये 30 लाख जो ज्यादा मैं उसको दे रहा हूँ, वो काय के पैसे दे रहा हूँ मैं उसको, इसके काय के, ख्याति के। समझ गए बात करता है। ये जो 30 लाख है, इसी को हम क्या बोलते हैं, खरीदी गई ख्याति। मतलब ऐसी ख्याति जिसके लिए हमने कोई नगद भुगतान किया है, मूल्य चुकाया है, उसी को खरीदी गई ख्याति बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, खरीदी गई ख्याति का मतलब उस ख्याति से जिसके लिए एक मूल्य का भुगतान किया गया हो। अब आप नगद में भी भुगतान कर सकते हो, किसी संपत्ति के रूप में भी, किसी भी प्रकार से भुगतान करना है कुल मिलाकर। एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है कि जब व्यापार को उसकी शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदा जाता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 10 लाख और 40 लाख दिख रहा होगा यहाँ पर। तो व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियां कितनी हैं, 10 लाख की, लेकिन हम कितने में खरीद रहे हैं उसको, 40 लाख में। मतलब हम कितना अतिरिक्त दे रहे हैं उसको, 30 लाख। ये अधिक मूल्य है। तो ये देखिए, जब व्यवसाय को उसकी शुद्ध संपत्ति, शुद्ध संपत्ति मतलब 10 लाख से अधिक मूल्य, कितना अधिक में खरीदा हमने, 30 लाख अधिक पर खरीदा जाता है। तो ऐसे अधिक मूल्य को खरीदी गई ख्याति कहते हैं। ये जो 30 लाख रुपए, यही आपकी खरीदी गई ख्याति कहलाएगी। अब क्योंकि आप खरीद रहे हो, आपके पास ख्याति आ रही है और पैसा जा रहा है, तो ये तो एक व्यावसायिक लेन देन हो गया, और व्यावसायिक लेन देन हो गया तो जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। आपको याद होगा 11वीं का। तो इससे जो 30 लाख है, इसको हमें पुस्तकों में, अपनी किताबों में अलग से दर्ज करना पड़ता है, या इसको लिखना पड़ता है कि हमारे पास में इतने रुपए की ख्याति आ गई है। ये खरीदी गई ख्याति का आशय मैंने उदाहरण सहित आपको बताया, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। समझ गए। अब हमें समझना है खरीदी गई ख्याति की विशेषताएं क्या है, खास बातें क्या है।
तो खास बात तो यही है जो आपने अभी 2 मिनट पहले सुन ली कि ये किसी व्यवसाय या ब्रांड की खरीद पर उत्पन्न होता है। जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तभी ये ख्याति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसे नगद या अन्य रूप में भुगतान करके खरीदा जाता है। मैंने पता है ना आपको कि जरूरी नहीं कि 40 लाख रुपए मैं आपको नगद ही दूं। आप मैं आपसे आपका बिजनेस ले रहा हूँ, आपको मेरी कोई चीज़ दूसरी चीज़ पसंद आ रही है, जरूरी नहीं नगद लेन देन करें। रुपए में भी खरीदा जा सकता है, रुपए के अलावा अन्य किसी वस्तु के रूप में भी खरीदना बेचना किया जा सकता है। लेकिन हम भुगतान तो कर रहे हैं, चुका तो रहे हैं, या तो नगद रूप में चुका रहे हैं या संपत्ति के रूप में, इसलिए इसको पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में बैलेंस शीट में संपत्ति। भाई इसको लिखोगे, मैंने बोला ना कि इसको किताबों में दर्ज करोगे, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो एक ख्याति हमारे पास आई है, ये हमारी संपत्ति है। और जो भी बच्चे थोड़े पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि संपत्ति को हम चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाते थे, तो बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ये विशेषताएं चल रही है अपने पास में। और नेक्स्ट है हमारे पास में, यह परिशोधनीय है। परिशोधनीय का मतलब ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है हमने, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। तो जो संपत्तियों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हुई, मशीन हुई, उनकी कीमत में जब कमी आती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मूल्यह्रास। लेकिन जिस संपत्ति को देख और छू नहीं सकते हैं, उसकी कीमत में जब कमी आती है तो उसको मूल्यह्रास न बोलकर क्या बोलते हैं, परिशोधनीय। तो ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, लेकिन जो ह्रास लगता है उसको ह्रास न बोलकर क्या बोलते हैं, परिशोधनीय। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मूल्यह्रास भी वही चीज है, परिशोधनीय भी वही, दोनों एक ही मतलब है, अलग अलग मतलब नहीं है। बस जिस संपत्ति को आप छू सकते हो उस पर क्या बोलोगे, उस पर मूल्यह्रास लग गया। जिसको नहीं छू सकते हो भैया, उसको क्या बोलेंगे अपन कि उसका परिशोधन कर दिया गया। तो हम जो अपनी ख्याति है उस पर हम परिशोधन करते हैं। और लास्ट है हमारे पास में कि अगर आपने लास्ट वीडियो सुना हो तो मैंने आपको समझाया था कि नाम का वास्तव में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आपका नाम की कीमत क्या है ये रियल में हम पता नहीं कर सकते। ये तो देखो, अगर स्क्रीन पर मैंने बताया 10 लाख और 40 लाख ऊपर दिख रहा है, तो मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन अब मैं इसको 40 लाख में ही क्यों बेच रहा हूँ? इस बात का कोई लॉजिकल आंसर नहीं है कि हम 40 लाख में क्यों, बस एक अनुमान रहता है। आप आए मेरा बिजनेस खरीदने के लिए, मैंने बोला भैया मैं तो 40 लाख में बेचूंगा। अब तुम बार्गेनिंग करने बैठ गए तो तुमने बोला नहीं यार हम तो 35 लाख से ज़्यादा में नहीं खरीद सकते। तुमने 35 लाख बोला, इसका तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं। मैं 40 लाख बोल रहा हूँ, इसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं। बस एक अनुमान होता है, अनुमान के आधार पर ही हम कीमतों को तय करते हैं, उसी से हमारी ख्याति निकलती है। तो यही हमारी लास्ट विशेषता है कि इसका मूल्य एक व्यक्तिपरक निर्णय है, मतलब इंसान के ऊपर, इंसान के द्वारा लिया गया निर्णय है, जो विक्रेता और क्रेता के समझौते के आधार पर ही पता लगाया जाता है। और ये अनुमानित मूल्य, वास्तव में इसका नाम की कोई कीमत वास्तव में पता नहीं की जा सकती। और हम इसको अलग अलग भागों में नहीं बेच सकते, हमें पूरा बिजनेस बेचना पड़ेगा, तभी ख्याति का मूल्य मिलेगा। अगर हम चाहें कि हम थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके नाम बेच दें तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा खरीदी गई ख्याति के बारे में था। 2 प्रकार की ख्याति, खरीदी गई और स्वनिर्मित। तो ये खरीदी गई ख्याति के बारे में जानकारी दी है मैंने। नेक्स्ट अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ स्वनिर्मित ख्याति के बारे में। अपने आप जो ख्याति निर्मित होती है जब हम लंबे समय तक बिजनेस करते हैं। तो देखें, स्वनिर्मित ख्याति को अंतर्निहित ख्याति भी कहा जाता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। स्वनिर्मित ख्याति को डैश ख्याति कहते हैं। तो अंतर्निहित ख्याति, अंतर्निहित मतलब जो हमारे बिजनेस में पहले से है। यह एक आंतरिक रूप से उत्पन्न ख्याति है, मतलब बाहर से ख्याति नहीं है, हमारे बिजनेस ने खुद इसको बनाया है, जो कई कारकों से उत्पन्न होती है। अब कई कारक मतलब कई कारणों से उत्पन्न होती है। कौन से कारण हो सकते हैं? आपका अच्छा व्यवहार आपको फेमस करेगा, आपके माल की गुणवत्ता आपको फेमस करेगी। ऐसी कई चीजें होती है जिसके कारण आपके व्यवसाय में ख्याति उत्पन्न हो जाती है और फिर आप दूसरों की तुलना में ज्यादा लाभ कमा पाते हो। तो ऐसी ख्याति जो आपने किसी से खरीदी नहीं है, अपने हार्डवर्क के द्वारा स्वयं निर्मित की है, ऐसी ख्याति को अपन स्वनिर्मित या अंतर्निहित ख्याति बोलते हैं। हो समझ गए होंगे आप लोग। विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता हमारे पास में ये है कि अगर आपने इस साल बिजनेस चालू किया तो 1 साल में तो आप फेमस हो नहीं सकते ना, लंबा समय लगेगा आपको स्वनिर्मित खुद की ख्याति बनाने में, लंबा समय लगता है। तो ये वर्षों में आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है, 1 साल में उत्पन्न नहीं। कई वर्षों से हम मेहनत करते आ रहे हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं, ग्राहक बनते जा रहे हैं, तब जाकर हमारा नाम मार्केट में बनता है। फिर हमारे पास में इस प्रकार की साख पर सच्चा खर्च नहीं डाला जा सकता, मतलब रियल में इस प्रकार की जो इस लाइन को थोड़ा मुश्किल है वर्ड्स इसमें, क्योंकि इजी वर्ड नहीं मिल रहे थे। इसका इजी में मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि रियल में
इस ख्याति का मूल्य नहीं आंका जा सकता है। तो वो तो आप जो खरीदी गई ख्याति है उसका भी और स्वनिर्मित ख्याति का भी, दोनों का ही वास्तविक मूल्य तो पता नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बेटा खरीदी गई ख्याति में तो ये है कि मैं 10 लाख के व्यवसाय को 40 लाख में खरीद रहा हूँ तो 30 लाख रुपए ख्याति हुई। लेकिन स्वनिर्मित ख्याति में तो हम किसी से कुछ बिजनेस खरीदना बेचना कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पर तो एक्चुअल में मूल्य बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता। मूल्य के व्यक्तिपरक निर्णय पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर भी क्या है कि हम ख्याति का जो मूल्य निर्धारित करेंगे वो हमारे अनुमान के आधार पर ही रहेगा, रियल में उसको कोई कैलकुलेट करने का स्पेशल तरीका नहीं है। और सबसे जो आखिरी पॉइंट लिखी सबसे इम्पोर्टेंट है, लेखा मानक 26। लेखा मानक 26 तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूशन है आईसीएआई, उसने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिनको हम लेखा मानक कहते हैं, और उनके आधार पर ही भारत में सारे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। तो लेखा मानक 26 जो है वो अमूर्त संपत्तियों के ऊपर लगता है, और क्योंकि ख्याति भी एक अमूर्त संपत्ति है तो लेखा मानक 26 ख्याति पर भी लगेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन ये बन गया कि ख्याति किस लेखा मानक के अंतर्गत आती है, तो ख्याति लेखा मानक 26 के अंतर्गत आती है। अब लेखा मानक 26 क्या बोलता है? लेखा मानक 26 एक बात बोलता है, स्वनिर्मित ख्याति को आप अपनी पुस्तकों में नहीं लिखोगे, नहीं दिखाओगे, क्योंकि तुमने उसको किसी से खरीदा नहीं है, उसके लिए भुगतान नहीं किया है, और जो ख्याति तुम खरीद कर लाए हो उसी को तुम अपनी पुस्तकों में दिखा सकते हो। बस लेखा मानक एक ही बात बोलता है कि जो खरीदी गई ख्याति उसको पुस्तकों में लिखो, लेकिन जो स्वनिर्मित ख्याति उसको पुस्तकों में नहीं लिखना है। जब तक हम भुगतान नहीं करेंगे तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये सब कुछ था बेटा अपने बारे में। अब हम ख्याति में कई सारी बातें समझ चुके हैं। आज मैंने आपको प्रकार का ये लेक्चर दे दिया है, इनको आप अच्छे से देखते रहिए, और समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। 1-2 वीडियोस में मेरे हिसाब से ये थ्योरी पूरी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। चलो तब तक गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।